हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस के बारे में। जब भी आप कोई अपना रेजिडेंशियल हाउस सेल करते हैं तो उसके ऊपर आपको कोई प्रॉफिट होता है या कैपिटल गेन होता है, और उस पर लगने वाले टैक्स को हम कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप ये जो कैपिटल गेन टैक्स है इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं या कैसे इससे एग्जम्पशन मिल सकती है हमें इनकम टैक्स के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम कई चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि किस किस पर्सन को ये एग्जम्पशन का बेनिफिट अवेलेबल होता है, क्या नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस रहते हैं, क्या क्या कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आपको ये एग्जम्पशन मिले या आपका जो प्रॉफिट या कैपिटल गेन है उस पर किसी भी तरीके का टैक्स ना लगे। और फाइनली हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को भी देखेंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होने में। तो चलिए डिटेल में हम अपनी वीडियो को एक बार देख लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं सारे ही टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बैकग्राउंड क्लियर कर देता हूँ कि ये जो एग्जम्पशन इंट्रोड्यूस की गई थी कैपिटल गेन के ऊपर, ये क्यों की गई थी। क्या होता है कि जब एक टैक्स पेयर क्या होता है, उसके पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग हाउस है, उस रेजिडेंशियल हाउस को बेचकर जब वो नया हाउस लेने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको भी उसकी इंटेंशन समझ आती है कि यहाँ पर जो टैक्स पेयर है या एसएससी है उसकी जो इंटेंशन है वो कोई इनकम अर्न करने की इंटेंशन नहीं है, क्योंकि वो जो अपना पुराना घर है वो बेच रहा है और नया घर लेने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आप पुराना घर बेचकर नया घर लेते हैं तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सपोज़ करें आपने जो घर अभी एग्जिस्टिंग घर है आपका, वो आपको छोटा पड़ रहा हो आपकी फैमिली के हिसाब से, तो इसलिए आप घर लेना चाहते हैं, या आप किसी सिटी में मूव हो गए हैं वहाँ पर अपना नया घर बनाना चाहते हैं, या आप गांव में रहते हैं, आप ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ के लिए जो है सिटीज़ में अप्रोच करना चाहते हैं, वहाँ पर शिफ्ट होना चाहते हैं। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं आपका जो एग्जिस्टिंग हाउस है उसको सेल करके जब आप नया घर बनाना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं। तो इसको लेकर जो गवर्नमेंट है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको भी किसी तरीके की जो है रॉन्ग इंटेंशन नहीं लगती है, और कहीं ना कहीं उनको भी ये लगता है कि ये जो पर्पस है घर खरीदने का ही पर्पस है, किसी भी तरीके की इनकम जनरेट करने का पर्पस नहीं है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यही लगता है कि अगर इस तरीके के ट्रांजैक्शन पर जब वो घर सेल किया जाता है उस पर कोई प्रॉफिट होता है, और अगर हम उसके ऊपर किसी भी तरीके का इनकम टैक्स लगा दें या इम्पोज कर दें तो वो कहीं ना कहीं हार्डशिप मानी जाएगी जो टैक्स पेयर है उसके साथ। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है एक एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है जब आप किसी भी तरीके का जो रेजिडेंशियल हाउस है उसको सेल कर देते हैं। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर भी क्लियर कर दिया है, ये जो आपको एग्जम्पशन है, जो भी आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा उस ट्रांजैक्शन के ऊपर, ये एग्जम्पशन आपको तभी मिलेगी जब इसके लिए आप कुछ कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। तो वो कंडीशन फुलफिल करनी ज़रूरी है, वो कंडीशन फुलफिल आप कर पाएंगे तभी आपको जो है इस टैक्स से छूट मिल पाएगी, एग्जम्पशन मिल पाएगी। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये जो एग्जम्पशन है ये किसको मिलने वाली है। ये जो एग्जम्पशन है केवल एक इंडिविजुअल को या एचयूएफ को ही मिलने वाली है। इसके अलावा इस एग्जम्पशन का जो बेनिफिट है किसी और पर्सन को नहीं मिलेगा, चाहे वो कंपनी हो, एलएलपी हो, फर्म हो या फिर कोई और पर्सन हो। तो कहने का मतलब ये है आपका एक इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होना ज़रूरी है अगर आप ये कैपिटल गेन टैक्स की छूट चाहते हैं अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को सेल करने पर। फर्दर हम देख लेते हैं कि इसका जो बेनिफिट है वो किस सेक्शन के अंदर मिलता है और नेचर ऑफ एसेट क्या रहने वाली है। तो ये तो आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, जो कैपिटल गेन टैक्स जो होता है ये एग्जम्प्ट होता है सेक्शन 54 के अंदर। तो सेक्शन 54 है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जो कि प्रोवाइड करवाता है एग्जम्पशन जब आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं। फर्दर नेचर ऑफ एसेट क्या रहने वाला है, तो अभी यहाँ ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कैपिटल एसेट को सेल कर देंगे तो आपको जो है सेक्शन 54 के अंदर एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर जो आपकी एसेट होनी चाहिए, वो एसेट जो आप सोल्ड कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए। एंड देखिए वर्ड मैंने यूज़ किया है, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और वो एसेट जो होनी चाहिए वो एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर वो आपका कोई रेजिडेंशियल प्लॉट होगा तो वो नहीं माना जाएगा, रेजिडेंशियल प्लॉट यहाँ पर काउंट नहीं होगा, केवल रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी काउंट होगी। तो यहाँ दो कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। एक तो जो है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, मतलब रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए। दूसरा वो जो हाउस होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, मीन्स जब वो सेल आप करेंगे तो उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको होना चाहिए, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए। अब ये लॉन्ग टर्म कैसे हो सकती है, देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया लॉन्ग टर्म कैसे हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म का मतलब होता है एक हाउस प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म तभी हो सकती है जब आप उसको सोल्ड करेंगे 24 महीने के बाद, या आप कह सकते हैं 2 साल के बाद। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज़ करें आपने कोई प्रॉपर्टी जो है 2018 में सपोज़ परचेज़ करी, मैं मान लेता हूँ मार्च 2018 में परचेज़ करी। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म जो है तब मान के चलेंगे जब आप इसको आफ्टर मार्च 2020 के बाद सेल करेंगे, क्योंकि मार्च 2018 से 19 1 साल, 19 से मार्च 2020 तक 2 साल। तो मार्च 2020 के बाद अगर आप कोई प्रॉपर्टी को सेल करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म मानी जाएगी।
तो इसलिए आप ध्यान रखें, यहाँ पर जो नेचर ऑफ एसेट्स के ऊपर बेनिफिट दिया गया है वो आपकी लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये देख लेना है कि जो आपने वो प्रॉपर्टी सेल की है परचेज़ करने के एटलीस्ट 2 साल के बाद वो सेल की हो। कहने का मतलब है 2 साल से पहले आपने सेल नहीं की हो। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेंगे और 2 साल से पहले या 24 महीने से पहले ही उसको सेल कर देंगे तो वो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आ जाएगा और उस केस में आपको सेक्शन 54 के अंदर उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये बात हुई नेचर ऑफ एसेट क्या होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे हम बढ़ते हैं, कुछ कंडीशंस और देख लेते हैं इसको सेटिस्फाई करने के लिए, इस एग्जम्पशन को लेने के लिए क्या क्या कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। अब जैसे पीछे मैंने आपको बताया कि आपने एक रेजिडेंशियल हाउस सेल कर दिया, जो कि लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस था वो आपने सेल कर दिया। अब उसको सेल करने के बाद आपको क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, अब उसके अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, एक हाउस परचेज़ करना पड़ेगा या फिर आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब आप परचेज़ भी कर सकते हैं या आप उसको कंस्ट्रक्ट भी करवा सकते हैं। और ये जो परचेज़ या कंस्ट्रक्ट कराएंगे, देखिए इसकी कुछ टाइम लिमिट भी बता रखी है कि आपको कब तक परचेज़ या कंस्ट्रक्ट करवाना है। अगर हम परचेज़ की बात करें, अगर आपने हाउस परचेज़ किया है तो ये आपको परचेज़ करना पड़ेगा बिफोर 1 ईयर एंड और आफ्टर 2 ईयर फ्रॉम द सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। मीन्स जो आपने अपना रेजिडेंशियल हाउस सेल किया था उसके सेल करने के 1 साल पहले तक आप खरीद लें नया मकान या परचेज़ कर लें, या फिर उसके सेल करने के 2 साल के बाद तक आप इसको जो है परचेज़ कर लें। तो ये कंडीशन हो गई अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं। तो परचेज़ करने के लिए आप ध्यान रखें, जब भी आपने हाउस सेल किया है उसके सेल करने के 1 साल पहले या फिर उसको सेल करने के 2 साल के अंदर अंदर जो है आप नया हाउस परचेज़ कर लें। सपोज़ करें आपने मार्च 2020 में हाउस सेल किया था, मैं मान के चल रहा हूँ कि जो आपने हाउस सेल किया था वो मार्च 2020 में सेल किया था। अब जो आपको नया हाउस परचेज़ करना होगा इसके अकॉर्डिंग, ये आपको मार्च 2022 आफ्टर 2 ईयर फ्रॉम द सेल, तो 2022 तक आपको जो है परचेज़ कर लेना होगा नया मकान। या फिर मार्च 2020 में सेल किया तो इससे पहले 1 साल मतलब हो गया मार्च 19 से लेके मार्च 20 के बीच में कोई मकान जो है आपने परचेज़ कर लिया हो। तो ये कंडीशन रहने वाली है परचेज़ के केस में। इसी तरीके से अगर आप परचेज़ नहीं करना चाहते हैं, अपना हाउस कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं, तो उस केस में जो लिमिट है वो 3 साल की लिमिट है फ्रॉम द सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो आपने सेल किया था, वो जो सेल किया था मैं मान के चल रहा हूँ, सपोज़ आपने मार्च 2020 में हाउस सेल किया था, तो इस केस में जो नया हाउस आपको बनाना है वो 3 साल के अंदर अंदर कराना है फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। तो मार्च 2020 में सेल किया है तो कहने का मतलब है मार्च 2023 तक आपको अपना हाउस जो है वो कंस्ट्रक्ट करवा लेना है नया हाउस, तभी आपको जो है इस सेक्शन के अंदर जो है बेनिफिट मिलने वाला है। और यहाँ एक कंडीशन और है, जो नया रेजिडेंशियल हाउस आप परचेज़ करेंगे या कंस्ट्रक्ट कराएंगे वो विद इन इंडिया होना चाहिए, इंडिया से बाहर नहीं होना चाहिए। तो वो जो आपने मकान सेल किया था उसके अगेंस्ट जो आप नया मकान परचेज़ कर रहे हैं वो इंडिया के अंदर ही परचेज़ करेंगे। तो देखिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई है कि आप सेल करने के बाद जो नया हाउस परचेज़ या कंस्ट्रक्ट करवाएंगे तो उसके लिए क्या टाइम लिमिट रहने वाली है। परचेज़ के केस में 1 साल पहले फ्रॉम द डेट ऑफ सेल या फ्रॉम द डेट ऑफ सेल से 2 साल के अंदर अंदर, और कंस्ट्रक्शन के केस में फ्रॉम द डेट ऑफ सेल से 3 ईयर के अंदर अंदर आपको अपना हाउस जो है वो कंस्ट्रक्ट करवा लेना है। तो ये मेरी एक कंडीशन हो गई। अब आगे हम देख लेते हैं, अब हम इसमें जान लेते हैं कि अब आपको एग्जम्पशन कितनी मिलेगी। अगर वो आप जो सारी कंडीशन मैंने आपको ऊपर बताई है कि आप एक इंडिविजुअल या एचयूएफ होने चाहिए, उसके बाद आपने जो प्रॉपर्टी सेल की है वो लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और उसके बाद ये सारी कंडीशन भी आप सेटिस्फाई कर देते हैं, अगले 3 साल के अंदर आप कंस्ट्रक्ट करवा लेते हैं, 2 साल के अंदर परचेज़ करा लेते हैं, तो उस केस में आप जानना ज़रूरी है कि आपको कितने अमाउंट की एग्जम्पशन मिलने वाली है। अब जो आपको एग्जम्पशन मिलेगी सेक्शन 54 के अंदर वो लोअर ऑफ मिलेगी, मतलब इन दोनों में से जो भी कम अमाउंट होगा वो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। क्या? कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, मीन्स जो आपने नया हाउस परचेज़ किया था उसकी जो कॉस्ट थी आपकी, आप कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आपको पड़ी थी वो, या फिर जो कैपिटल गेन हुआ था आपको सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जो आपने अपना एग्जिस्टिंग हाउस सेल किया था उसको सेल करने पर आपको जो कैपिटल गेन हुआ था वो अमाउंट, और उसके बाद आपने एक जो नया हाउस परचेज़ किया उसकी कॉस्ट, इन दोनों में से जो भी कम अमाउंट होगा उसकी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। तो चलिए इसको लर्न विद एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है मिस्टर राम का। एक मिस्टर राम है, उन्होंने एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल की है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 60 लाख रुपए की। तो 60 लाख रुपए की उन्होंने एक हाउस सेल कर दिया। ही हैज़ परचेज द प्रॉपर्टी इन फाइनेंशियल ईयर 16-17 फॉर 30 लाख। अब देखिए जो हाउस उन्होंने यहाँ सेल किया है 60 लाख का, वो उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 16-17 में ख़रीदा था 30 लाख का। तो देखिए यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म भी हो गया क्योंकि 16-17 में ख़रीदा था और जो सेल कर रहे हैं वो 21-22 में कर रहे हैं। तो कितने साल हो गए? करीब करीब 5 साल के बाद वो सेल कर रहे हैं।
तो लॉन्ग टर्म के लिए कितना टाइम ज़रूरी था, 2 साल होने ज़रूरी थे। तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म ये हो गया, ये कंफर्म है। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, ये भी क्लियर हो गया। और मिस्टर राम एक इंडिविजुअल भी हैं, तो ये भी क्लियर हो गया। तो हमारी जो सारी कंडीशन थी, इंडिविजुअल होना चाहिए, लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए, तो ये सारी कंडीशन हमारी फुलफिल होती हैं। तो उसके बाद क्या किया इन्होंने, जो हाउस सेल किया उसके बाद उन्होंने एक नया हाउस और परचेज़ कर लिया। और उस परचेज़ जो किया नया हाउस, उसकी जो कीमत थी वो 45 लाख रुपए थी फर्स्ट केस में। अब यहाँ मैंने 2 केस ले लिए हैं, तो एक केस में मैं मान के चल रहा हूँ कि उन्होंने जो घर खरीदा है वो 45 लाख का खरीदा है, और एक सेकंड सिचुएशन में मैं मानूंगा कि 45 लाख का नहीं खरीदा है, 20 लाख का खरीदा है। बाकी सारी सिचुएशन सेम रहेंगी। तो इसी तरीके से देख लेते हैं अब उनको सेक्शन 54 के अंदर कितनी एग्जम्पशन मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट केस को देख लेते हैं। तो देखिए उन्होंने जो प्रॉपर्टी सेल करी है वो सेल की है 60 लाख रुपए की, और ये जो हाउस उन्होंने खरीदा था वो 30 लाख का खरीदा था फाइनेंशियल ईयर 16-17 में। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, ये लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस है, तो यहाँ पर उनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। तो इंडेक्सेशन मैंने यहाँ निकाल ली है। जो फाइनेंशियल ईयर 16-17 था, जब इंडेक्सेशन का जो रेट चल रहा था वो 264 चल रहा था, अब 21-22 में 317 चल रहा है, तो इस पर इंडेक्सेशन मैंने लगा ली है। तो ये जो आपका 30 लाख की कॉस्ट थी ये बढ़कर 36 लाख हो गई है। तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन हो गई है वो हो गई है 36 लाख। तो इस तरीके से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है इस केस में वो हुआ है 24 लाख रुपए। और देखिए यहाँ मैंने आपको जो बताया था, जो एग्जम्पशन का बेनिफिट वो मिलेगा, वो क्या मिलेगा, जो कैपिटल गेन होगा सेल करने से हाउस प्रॉपर्टी पे, तो यहाँ कैपिटल गेन जो है वो देखिए कितना है, यहाँ 24 लाख रुपए का कैपिटल गेन है। और सेकंड मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी, जो नया हाउस परचेज किया है उसकी कॉस्ट क्या रहने वाली है, तो यहाँ 45 लाख रुपए रहने वाली है। तो देखिए जो कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी क्या है, ये 45 लाख रुपए है। तो इनमें से दोनों में से कम कौन सा है, 24 लाख। तो इसी तरीके से इन दोनों में से जो लीस्ट होगा 24 लाख, उसकी इनको एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है 24 लाख रुपए के ऊपर उनको किसी भी तरीके का टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज उनको क्या होता है, 24 लाख के ऊपर 20% के हिसाब से टैक्स पे करना होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है वो 20% के हिसाब से लगता है। तो इस तरीके से उनको देखिए 20% नहीं पे करना पड़ेगा। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ 24 लाख पे 20% की, तो 4,80,000 की इनको सीधी सीधी टैक्स सेविंग है। अब हम सेकंड केस ले लेते हैं। तो सेकंड केस में भी देखिए सेम रहेगा, 60 लाख पे उन्होंने हाउस सेल किया, कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन भी सेम रहने वाली है 36 लाख। तो यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उनको 24 लाख रुपए का हो गया। बट ये जो सिचुएशन है वो चेंज हो गई, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो सेकंड केस में 45 लाख रुपए की जगह जो कॉस्ट ऑफ जो नया हाउस उन्होंने खरीदा है उसकी जो कॉस्ट कर दी थी मैंने, वो 20 लाख कर दी थी। तो अब यहाँ पर उनको जो नया हाउस पड़ा है उसकी जो कॉस्ट पड़ी है वो पड़ी है 20 लाख रुपए की। तो हमारा जो एग्जांपल था उसमें हमने कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच एवरेज लेस देखना था। तो यहाँ पर जो लेस है, नए हाउस की जो कॉस्ट है वो कम है, वो 20 लाख है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 24 लाख। तो यहाँ पर भी जो लीस्ट अमाउंट होगी 20 लाख रुपए, उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो उनको एग्जम्पशन मिल जाएगी वो 20 लाख के ऊपर उनको 20% टैक्स बच जाएगा, जो कि होता है 4 लाख रुपए। तो इस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी समझने में। तो ये मेरी बात हुई एग्जम्पशन की। तो अब एक क्वेश्चन और उठता है कि जब आप ये एग्जम्पशन लेते हैं, तो जब उसके बाद आप कोई बाय करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो क्या आप एक से ज़्यादा हाउस इसमें परचेज या कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं? तो इसका जो आंसर है वो डिपेंड करता है कि आपका जो कैपिटल गेन का अमाउंट क्या था। तो इसमें भी अब 2 सिचुएशन हो सकती हैं। एक तो हो सकता है कि जो आपने कैपिटल गेन अर्न किया किसी प्रॉपर्टी को सेल करने से वो 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो, और एक दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि जो आपका कैपिटल गेन हो वो 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा ना हो, मीन्स लेस देन 2 करोड़ रुपीज़ हो। अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में आपको केवल एक ही प्रॉपर्टी को परचेज या कंस्ट्रक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। या तो आप एक हाउस को बाय कर लें, अगर आप बाय नहीं करना चाहते तो आप एक हाउस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मीन्स या बाय या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आप एक हाउस, या उसको परचेज कर लें या फिर उसको कंस्ट्रक्ट करवा लें। बट वहीं अगर आपका जो कैपिटल गेन का अमाउंट है वो 2 करोड़ रुपए से कम है, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप 2 हाउस को बाय या कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, या तो आप क्या कर लें, यहाँ पर एक हाउस को बाय कर लें प्लस एक हाउस को आप कंस्ट्रक्ट करा लें। तो ये 2 हाउस हो गए, क्योंकि एक आपने बाय कर लिया, कंस्ट्रक्ट करा लिया। या आप क्या कर सकते हैं, दोनों हाउस को बाय कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, 2 हाउस जो है आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 जो है अलग अलग सिचुएशन इसमें बन सकती हैं। तो यहाँ पर आप अगर 2 करोड़ से कम का आपका कैपिटल गेन है तो आप किसी भी 2 हाउस को जो है परचेज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या एक हाउस बाय कर सकते हैं, एक हाउस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ आपको ध्यान रखना, ये जो ऑप्शन आपको मिलेगा ये वंस इन लाइफ टाइम ही मिलेगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि आज आपने ये बेनिफिट ले लिया और फिर 15 या 20 साल के बाद फिर आप हाउस सेल करने चले गए तो दोबारा आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये वंस इन लाइफ टाइम आपको एक ही बार ये जो है एग्जम्पशन मिलेगी। इस केस में ये बार बार नहीं मिलने वाली है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है।
अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ आपको बताया है CGS स्कीम फॉर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ मैंने आपको ये बताने की कोशिश यहाँ की है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ CGAS का मतलब क्या होता है। CGS का मतलब होता है कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम। इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम। अब मैं आगे समझाऊंगा इसका पर्पज़ क्या है। देखिए मैंने आपको यहाँ बताया है कि अगर एक टैक्स पेयर अनेबल हो जाता है यूटिलाइज करने में होल या पार्ट ऑफ द सेल कंसिडरेशन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्ट ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी टिल ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ITR। अब देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि जो आप पुराना हाउस सेल करते हैं उसके लिए जो है आपको एक नया हाउस जो है वो परचेज या कंस्ट्रक्ट करवाना होता है। 2 साल के अंदर परचेज करना होता है या फिर 3 साल के अंदर आपको कंस्ट्रक्ट करवाना होता है। बट इसके अंदर एक पेंच जो है दोस्तों यहाँ पे फंस जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जब सपोज़ करें, अब मैं आपको एग्जांपल से चाहता हूँ तभी आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो पाएगी। सपोज़ करें आपने, मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ फाइनेंशियल ईयर 21-22 का। सपोज़ करें फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आपने क्या किया, 23 मार्च 2022 को आपने एक प्रॉपर्टी सेल कर दी। तो अब 23 मार्च 2022 को जब आपने एक प्रॉपर्टी सेल कर दी फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, तो अब इस प्रॉपर्टी से जो भी कैपिटल गेन हुआ होगा आपको सेक्शन 54 के अंदर एग्जम्पशन लेने के लिए एक नया हाउस परचेज़ करना है। बट हाउस आप परचेज़ कब तक कर सकते हैं, आपको 2 साल तक का टाइम है। मीन्स आप मार्च 2024 तक हाउस परचेज़ कर सकते हैं। बट अगर आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको मार्च 2025 तक का टाइम दिया जाएगा, 3 साल का टाइम दिया जाएगा। बट अब यहाँ पर आपकी जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 की रिटर्न है वो भी आपको फाइल करनी है। और रिटर्न का फाइल करने का जो टाइम है आपका वो 31 जुलाई 2022 है, क्योंकि असेसमेंट ईयर 22-23 में आपको रिटर्न फाइल करनी है और रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ेगी 31 जुलाई 2022 तक। अब जब आप रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, सपोज करें आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपने सैलरी की इनकम तो वहाँ दिखा दी, बट आपने एक प्रॉपर्टी भी सेल की है, वहाँ आपको कैपिटल गेन हुआ है। तो अगर अब वहाँ पर आपने जब उस साल में वो ट्रांजैक्शन हो चुका है तो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में वो कैपिटल गेन दिखाना पड़ेगा। बट आपने अभी तक हाउस आपने परचेज़ किया नहीं है, क्योंकि आपको 2 साल तक का टाइम दिया हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने या 3 साल का टाइम दिया हुआ है। तो उस केस में क्या होगा कि आप अगर वहाँ पर वो कैपिटल गेन दिखा देंगे तो एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर पाएंगे और आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दिया है कि आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास वो जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है कैपिटल गेन का, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, आपको कैपिटल गेन सपोज ये 24 लाख रुपए का आपको कैपिटल गेन हो गया था। जैसे यहाँ 24 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ था, ये 24 लाख रुपए। तो इस 24 लाख रुपए की अमाउंट को अगर आपने घर परचेज़ नहीं किया, क्योंकि क्या होता है घर परचेज़ करने का जो डिसीजन होता है वो एक लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है, तो उसके लिए हो सकता है आपको टाइम लगेगा, क्योंकि 2 साल का टाइम तो गवर्नमेंट ने ही दिया हुआ है परचेज़ करने के लिए और 3 साल कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो जब मार्च 2022 में आपने सेल किया है 23 मार्च को, तो ये हो सकता है पॉसिबल ना हो कि 31 जुलाई 2022 तक आप घर परचेज़ कर ही लेंगे या बना लेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने आपको बोला है ठीक है, आप क्या करिए, वो जो आपका कैपिटल गेन का अमाउंट है उस अमाउंट को आप कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवा दीजिए बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग योर ITR। मीन्स 31 जुलाई 2022 से पहले आप इस अमाउंट को इस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर डिपॉजिट करवा दीजिए। तो हम ये मान लेंगे कि आपने जो ये पैसा है ये जो है अपने हाउस के लिए यूटिलाइज़ कर लिया है, और उसको मानते हुए ही हम आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर छूट दे देंगे। क्योंकि क्या होता है वो कैपिटल गेन अकाउंट डिपॉजिट स्कीम है वो स्पेशली इसी पर्पज़ के लिए बनाया हुआ है। तो इस तरीके से देखिए मैंने फाइनली आपको बता दिया, इस तरीके से जो टैक्स पेयर है वो एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है फॉर द अनयूटिलाइज अमाउंट की जो उसने जो कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवा दिया है इन एनी ब्रांच ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। अब ये जो पैसा आपको डिपॉजिट करवाना है कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में, ये आपको किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर अकाउंट डिपॉजिट ओपन करवाना पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर बैंक आपके सरकारी बैंक होते हैं, SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, इन्हीं के अंदर आपको ये सुविधाएँ मिलती हैं। ये सुविधाएँ आपको प्राइवेट बैंक्स के अंदर नहीं मिलती हैं। तो आपको इन पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर ये जो है कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम जो है ये ओपन करवाना पड़ेगा, और अपनी रिटर्न को फाइल करने से पहले ही आपको वो पैसा वहाँ डिपॉजिट कर देना है। अब सपोज करें मैं यहाँ एग्जांपल ले लेता हूँ, 31 जुलाई 2022 को आपको रिटर्न फाइल करनी है, और आप जो अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो 25, अब मैं यहाँ मान लेता हूँ अब 25 मई 2022 को अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो अब आपको 25 मई 2000 से पहले ही ये जो 24 लाख रुपये का अमाउंट है वो सबमिट करवाना पड़ेगा। तो 25 मई 2022 से पहले आपको 24 लाख रुपए सबमिट करवाने पड़ेंगे, तो तब जाके आप 25 मई को अपनी रिटर्न भरेंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैपिटल गेन अकाउंट डिपॉजिट स्कीम आपको ओपन करवा लेना चाहिए अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपना हाउस कंस्ट्रक्ट कर सकें या उसको जो है परचेज़ कर सकें, तो तभी आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर आपके माइंड में इसको लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं
रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल ऑफ न्यू हाउस। अब देखिए, अब गवर्नमेंट ने जो आपको बेनिफिट दिया है, पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको क्लियर कर देता हूँ इसका। गवर्नमेंट ने जो आपको बेनिफिट दिया है यहाँ पे, वो बेनिफिट आपको इसलिए दिया है कि आपने जो नया हाउस परचेज़ किया है, जो आपने ओल्ड हाउस सेल किया था उसके बदले आपने नया हाउस परचेज़ किया है, तो अब ऐसा ना हो कि आपने वो नया हाउस परचेज़ कर लिया और बेनिफिट भी ले लिया और फिर इमीडिएटली उसको सेल भी कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पे इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या है, आपके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि जो नया हाउस आपने परचेज़ किया था उसकी सेल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि जो नया हाउस आपने परचेज़ किया था या फिर कंस्ट्रक्ट करवाया था, आप उसको ट्रांसफ़र नहीं करा पाएंगे या सेल नहीं करा पाएंगे विद इन ए पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बाय और कंस्ट्रक्शन। मीन्स अब जो आपने नया घर परचेज़ किया था या कंस्ट्रक्ट करवाया था, आप उसको नेक्स्ट 3 ईयर तक सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप उसको सेल कर देंगे तो आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट का पर्पस ही ये है, आपको गवर्नमेंट ने जो एग्जम्पशन सेक्शन 54 के अंदर दी है वो इसीलिए दी है कि आपने जो नया घर परचेज़ किया है वो रहने के लिए किया है, ना कि सेल करने के लिए। तो इसलिए वहाँ पे गवर्नमेंट ने कंडीशन लगा दी, अगर आप सेक्शन 54 के अंदर बेनिफिट चाहते हैं, हमने बेनिफिट तो आपको दे ही दिया, बट अगर आप अगले 3 सालों के अंदर उसको सेल कर देंगे 3 साल से पहले, तो हम आपसे ये विड्रॉ कर ली जाएगी। तो देखिए, यही मैंने आपको आगे बताया है। व्हाट हैपन टू सेक्शन 54 एग्जम्पशन इफ़ द टैक्स पेयर सेल्स द न्यू हाउस प्रॉपर्टी। अब ये जो टैक्स पेयर अगर नई हाउस प्रॉपर्टी को सेल कर देगा तो उस केस में क्या होने वाला है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज उसके होने वाले हैं। तो मैंने देखिए ये बताया, इफ़ द न्यू हाउस परचेज और कंस्ट्रक्टेड, जो नया हाउस परचेज या कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, अगर वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या सेल कर दिया जाता है विद इन ए पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बाय और कंस्ट्रक्शन, मीन्स 3 साल के अंदर अंदर अगर उस हाउस को सेल कर दिया जाता है, उस हाउस को जो आपने बनाया था या ख़रीदा था, तो उस केस में क्या होगा। तो देखिए ये बताया है इसमें, द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 इज़ विड्रॉन। मतलब जो आपको बेनिफिट दिया था वहाँ 24 लाख या 20 लाख का, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया था, वो आपसे एग्जम्पशन जो है विड्रॉल कर ली जाएगी। अब ये विड्रॉल करे जाने का मतलब क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जो सेक्शन 54 के अंदर आपसे जो एग्जम्पशन विड्रॉल की जाएगी, इसका मतलब होता है कि आपने ये जो घर सेल कर दिया 3 साल से पहले अगर आपने ये घर सेल कर दिया, तो इसकी जो सेल वैल्यू होगी न्यू हाउस प्रॉपर्टी की, वो आपको टैक्सेबल हो जाएगी एज ए कैपिटल गेन आफ्टर रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन। मीन्स जो भी उसकी सेल वैल्यू होगी उसमें से कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन लेस करने के बाद जो भी आपका अमाउंट आएगा उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स ले लिया जाएगा। बट यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन क्या रहने वाली है। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन को देखिए इन्होंने क्या कर दिया है। अब इन्होंने बताया कि जो भी आपने नया घर, अब जो आपने ये घर परचेज़ किया था, इसमें से जो आपको ऑलरेडी एग्जम्पशन दे दी थी सेक्शन 54 के अंदर, वो लेस करने के बाद जो कॉस्ट इक्विजिशन होएगी वही कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन मान ली जाएगी। तो कहने का मतलब है, इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट ने क्या किया, जो आपको पुरानी एग्जम्पशन दी थी उसको हटा दिया और उसके ऊपर आपके ऊपर टैक्स लगा दिया। ये आपको ज़्यादा क्लैरिटी कैसे मिलेगी, इस एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। अब देखिए यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, मिस्टर राम है जिसने सोल्ड कर दी न्यू हाउस प्रॉपर्टी फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 80 लाख रुपए की। अब मिस्टर राम है, मिस्टर राम जो मैंने पुराना एग्जाम्पल लिया था उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने क्या की थी, जो नई हाउस प्रॉपर्टी परचेज की थी उसको फाइनेंशियल ईयर 21-22 में सोल्ड कर दिया। ही परचेज द प्रॉपर्टी इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 45 लाख रुपए, और उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में ही 45 लाख रुपए की प्रॉपर्टी परचेज की थी। देखिए ये एग्जांपल मैं यही लेके चल रहा हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए उन्होंने यहाँ पर ये जो घर खरीदा था वो 45 लाख रुपए का घर खरीदा था। तो ये जो 45 लाख रुपए का घर उन्होंने खरीदा था, ये इनको अगले 3 साल तक नहीं बेचना चाहिए था, बट उन्होंने क्या किया, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में घर खरीदा और फाइनेंशियल ईयर 21-22 में उसको सेल कर दिया। तो देखिए अब क्या होने वाला है, तो अब इसको किसी एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सेल कंसिडरेशन उनका आ जाएगा 80 लाख रुपए। अब देखिए यहाँ पर जो उनकी कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन थी, जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो उनकी कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन कैसे निकाली गई, उनकी जो परचेज प्राइस थी उसमें से एग्जम्पशन जो है वो लेस कर दी गई। तो उनकी वैसे तो कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन यहाँ से 80 लाख में से क्या लेस होना चाहिए था, 45 लाख रुपए लेस होना चाहिए था अगर सब कुछ ओके रहता। बट उन्होंने घर 3 साल के अंदर सेल कर दिया, तो इसलिए उनकी कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन में जो उनको ऑलरेडी एग्जम्पशन प्रोवाइड कर दी गई थी 24 लाख रुपए की, वो लेस कर दी, और उसको लेस करने के बाद जो फिगर आई उसको कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन माना। तो 45 लाख की तो उनको एक्चुअली घर परचेज किया था, तो 45 लाख में से 21 लाख की ऑलरेडी जो है सेक्शन 54 के अंदर उनको एग्जम्पशन प्रोवाइड कर दी गई थी। बट उसके लिए कंडीशन ये थी कि इनको 3 साल के अंदर घर नहीं बेचना चाहिए था। उन्होंने 3 साल के अंदर घर बेच दिया, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ये 24 लाख रुपए इस कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन में से लेस कर दिया, और उनकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन है वो 45 लाख रुपए की बजाय केवल 21 लाख रुपए ही मान ली। और अब उनके ऊपर जो कैपिटल गेन लगाया जाएगा वो 59 लाख रुपीज़ के ऊपर लगाया जाएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो 24 लाख रुपया उनको बेनिफिट दिया था इसके ऊपर टैक्स का गवर्नमेंट ने, वो 24 लाख रुपए उन्होंने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन से वो कम कर दिया, और उनकी जो कैपिटल गेन है उसको बढ़ा दिया 24 लाख रुपए से। तो कहीं ना कहीं उस पर इनडायरेक्ट वे में इस तरीके से गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। तो दोस्तों देखिए मैंने
अपने पूरे ही टॉपिक को बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश की है और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपने टॉपिक को बहुत ही सिंपल रख सकूं, एक लेमन लैंग्वेज में आपको बता सकूं। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको इस टॉपिक से लेके कोई डाउट है, अभी भी आपको जो मैंने आपको समझाया उसको लेकर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड प्रेस ऑल so that you will get all the notification of my upcoming videos. Thank you very much. Have a nice day. Take care.